हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और एलसी कुमार सर आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स। आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल है पढ़ाई में, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम हो चुकी होगी आप सभी लोगों की, या एक दो पेपर बचे होंगे तो हो जाएंगे। अब पढ़ाई का रुत मौसम आ चुका है। अब भी जो बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होंगे या नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत पिछड़ जाएंगे, पढ़ाई में खासकर पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर साल भर आपने नहीं भी पढ़ा है तो देखो, जो पीछे है वो पीछे है, पर बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। अगर अब भी आप मेहनत करोगे तो बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। तो चलो, इधर उधर की बातें करने की बजाय हमारा पार चल रहा था एल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें से हम एल्कोहल और फिनोल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे ईथर। देखिए जी, ईथर क्या होता है जी। ईथर क्या होते हैं? ईथर का फॉर्मूला होता है सर ROR। ऐसे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन के साथ वो एल्किल समूह से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ईथर कहलाते हैं ROR। इनके अगर नामकरण की बात करें, नामकरण के, तो इनका नाम करते हैं एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे करते हैं भाई। ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एक को क्या पढ़ना है? एल्कोक्सी। एक को क्या पढ़ना है? एल्केन। ईथर में कई बार संकरण पूछ ले ऑक्सीजन का, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, तो संकरण का तरीका क्या होता है? सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, इससे अपन संकरण निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का संकरण निकालना है, लोन पेयर कितने हैं जी? लोन पेयर दो है जी। सिग्मा बंध कितने हैं जी? एक ये रहा, एक ये रहा, दो ही सिग्मा बंध है जी। चार। चार कक्षक किसमें बनते हैं? sp3 संकरण में। तो ऑक्सीजन का जो संकरण है वो कौन सा है? sp। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन नामकरण की। तो नामकरण में हमने कहा एल्कोक्सी एल्केन, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अपन ने ये लिखा CH3OCH3, आवाज लगाते ना OCH3, ROR हो गया। इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, एक को पढ़ दो एल्कोक्सी, एक को पढ़ दो एल्केन। सर किसको एल्कोक्सी पढ़े? अभी तो दोनों समान ही है, किसी को पढ़ दो। तो नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन। एक को एल्कोक्सी, एक को एल्केन पढ़ दो। जैसे सर CH3CH2OCH2CH3, ये है जी। इसका नामकरण करना है तो इधर भी एथ, इधर भी एथ, दोनों सेम है, तो किसी को एल्कोक्सी पढ़ो, किसी को एल्केन पढ़ो। नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। अब सवाल ये आता है, सर ये दोनों अलग अलग हो तो, जैसे ये हो इस तरह से, एल्कोक्सी एल्केन हो, तो अब किसको एल्कोक्सी पढ़े, मतलब इसको मेथोक्सी पढ़े या एथोक्सी? देखो इसके दो नाम हो सकते हैं भैया अपने हिसाब से, एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से। दिमाग में दो ऑप्शन आते हैं कि सर इसको मेथोक्सी एथेन पढ़े या एथोक्सी मेथेन पढ़े। समझ पा रहे हो? अब ध्यान ये रखना है, जो बड़ी कार्बन श्रृंखला है उसको एल्केन पढ़ना है, ये याद रखना बस। जिधर कार्बन ज्यादा उसको एल्केन पढ़ना है, कार्बन कम एल्कोक्सी पढ़ना है। तो क्लियर हो गया, इसका नाम हो गया मेथोक्सी एथेन। क्या नाम हो गया जी? मेथोक्सी एथेन। चलो अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। देखो देखो, ये हैंड रिटन नोट्स है सर। इनको प्राप्त करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है,
BCS एकेडमी की एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे चिन्ह से पैसों में। देखो जी, देखो देखो बच्चों हम काल आए हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जी। CH3OCH3 डाई मेथिल ईथर इसका सामान्य नाम है, सामान्य नाम भी याद रखना आपको। दो मेथिल है तो डाई मेथिल, किसमें? ईथर में। ऐसा ईथर जिसमें दोनों मेथिल है, डाई मेथिल ईथर। पर आईपीएसी नाम की बात करें एल्कोक्सी एल्केन तो मेथोक्सी मेथेन। ये देखो इधर CH3CH2 है, इधर CH3, यानी मेथ और एथ है। हमने कहा जिसमें कार्बन ज्यादा उसको एल्केन पढ़ना है। ये देखो एथेन, कार्बन दो कम तो मेथोक्सी, नाम हो गया मेथोक्सी एथेन। और सामान्य नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। एथिल में ई पहले आता है ना, तो एथिल मेथिल ईथर की ईथर में एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है। पर एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से देखें तो ज्यादा कार्बन देखो इधर एथ में है तो एथेन, ज्यादा कार्बन वाले को एल्केन बोलना है, कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी बोल। यहाँ देखो दोनों एथिल है तो डाई एथिल किसमें? ईथर में। आईपीएसी नाम की बात करें तो एथोक्सी एथेन। ये देखो मेथोक्सी प्रोपेन, कम कार्बन मेथोक्सी, ज्यादा कार्बन एल्केन। इस तरह ये नामकरण है। इसमें देखो कुछ समझ, जैसे एनिसोल है। एनिसोल क्या होता है जी? बेंजीन मिले पर OCH3 ग्रुप जुड़ गया तो इधर है AR, इधर है O और इधर है R, इथर। ROR भी इथर है, ARO AR भी इथर है, AROR भी इथर है ना, यानी कार्बन से जुड़े होने चाहिए ऑक्सीजन दोनों तरफ। ठीक है, तो इथर हो गया। तो एनिसोल बोलते हैं सामान्य नाम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एनिसोल का आईपीसी नाम दीजिए, तो हमने कहा देखो मेथोक्सी छोटा समूह मेथोक्सी और इधर कौन है? बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन। जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सर एल्कोहल निर्माण की विधियां, सॉरी ईथर निर्माण की विधियां। देखो बहुत इजी, आप तो फोकस करते रहो, मैं समझाता हूं। सबसे पहली विधि है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, कि एल्कोहल से जल के अणु निकालते हैं। पर ये तो अपन ने एल्कोहल सॉरी एल्कोहल के, ये तो अपन ने एल्किन के निर्माण में भी पढ़ा था निर्जलीकरण एल्कोहल का, जिसमें एल्कोहल का एक अणु अपन ने एल्फा हाइड्रोजन वाला याद करो, देखो बीटा विस्थापन कर रहा है, बीटा विलोपन अपन कर रहे थे। जैसे अपन लिख दे CH3CH2OH। चलो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो मैं एक एल्कोहल लिख देता हूं CH3CH2OH। अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया और तापमान 443 केल्विन किया, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्म किया 443 केल्विन ताप पर, तब जो डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, उसमें देखो ऐसे होगा। ये इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बन गया, ये बन जाएगी एल्कीन यानी एथीन और निर्जलीकरण। ये तो एल्कीन बनेगा। मगर अगर तापमान 443 न करके हमने इसमें कर दिया 413, केवल टेम्परेचर को कम रखा है, होगा तो निर्जलीकरण पर तरीका अलग होगा। अब की बारी थर बनेगा। देखो क्या होगा, दिख तो रहा है ना बेटा सबको। देखो दो अणु CH3CH2OH के होंगे और एक बनेगा ईथर और एक जल का अणु निकलेगा। मैकेनिज्म क्या रहेगी, मतलब ये हुआ क्यों वो देखना कैसे हुआ। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। अब अम्ल है तो हमें पता है वो देगा H+। जो H+ है वो ईथर के ऑक्सीजन पे अटैक करेगा जी, और एक जल का अणु निकल जाएगा। और जैसे ही जल का अणु ब्रेक होगा, सुनना, जैसे ही जल का अणु ब्रेक होगा तो ये देखो मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुको मैं बता देता हूं।
देखो सर, मैं अलग तरीके से बता देता हूँ आपको, सुनो। सबसे अपना अभिक्रिया क्या लिख रहे हैं कि दो अणु लेने पड़ेंगे CH3 CH2 OH के, और इनको 413 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो ईथर बनेगा सर। कैसे बना वो समझना। अपन यहां पर ले रहे हैं H2SO4। अब इससे क्या होगा, बोला जो अपन ने H2SO4 लिया वो H प्लस देगा सर। में पता है एसिड होते हैं, उनको अगर अपन जल में डालें तो H प्लस देते हैं, तो ये देगा H प्लस। ठीक है जी। जैसे ही H प्लस बनेगा तो देखो इस एल्कोहल में एक एल्कोहल लिख रहा हूं मैं एक बार, CH3 CH2, ये एल्कोहल है। इस पे ये H प्लस अटैक करेगा। जिन पे प्लस होता है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, जहां उनको इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर या माइनस चार्ज दिखता है वहां अटैक करते हैं प्लस वाले। तो इस H प्लस को यहां दिखा तो ये देखो ये यहां अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा जी, ये H प्लस में यहां रख रहा हूं। अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दे तो इसका प्लस तो चला जाएगा मगर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। देखो CH3 CH2 O, ये वाला लोन पेयर तो अपनी जगह है, पर यहां वाले लोन पेयर में ध्यान देना थोड़ा सा, यहां वाले लोन पेयर में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो खुद रख लेगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा। अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा तो H बन जाएगा वापिस H। भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो H होता है, अगर वो एक कोई ले जाए तो बन जाता है H प्लस, अगर वो एक वापिस मिल जाए तो H बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया तो वो तो H बन गया, मगर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और आगे मैं लिख देता ऐसे। अब ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, ये स्थिति बन जाएगी। अब क्या होगा जी, जैसे ये स्थिति बनेगी ऑक्सीजन को याद आएगा यार मेरे पे प्लस आ गया, मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरी, तो मैं तो माइनस रखता हूं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनता हूं। मैंने ये क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब वापस इससे तो लेगा नहीं, इससे लेता तो दिया क्यों, इससे नहीं लेगा तो ये भी तो हाइड्रोजन है भाई, वो तो इससे लो तो इससे लो, यहां भी नहीं लेगा। अब नजर आएगी कार्बन पे कि साहब इस बॉन्ड को तोड़ो और मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन भी रख लेगा और कार्बन का और छीन के ले जाएगा, तो इसका प्लस हट जाएगा और ये बन जाएगा वापस। देखो ये लोन पेयर तो पहले ही था, ये बॉन्ड टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दो, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन रख लेगा, ये लो दोनों ऑक्सीजन रख लिए ऐसे, तो वो तो जल का अणु बन गया। इधर क्या हुआ जी, इधर देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन तो कार्बन पे प्लस आ गया, तो एक्चुअल में ये स्थिति हो गई CH3 CH2 पे प्लस वाली स्थिति आएंगी। ये जल्दी से होता है, ऐसा बनता नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, ये स्टेबल नहीं है, 3 डिग्री होता है। पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जल का अणु निकल गया, उतने में यहां पर एक है दूसरा अपन ने यहां 2 एल्कोहल के अणु लिए थे ना, वो है देखो ये प्लस यहां अटैक कर देगा। जैसे यहां अटैक करेगा वो स्थिति, ये देखो एक लोन पेयर तो ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा, इस लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक दे देगा इस CH2 को, इसको दे देगा, तो CH2 का तो प्लस चला जाएगा, ऑक्सीजन पे देखो बॉन्ड बनने के बाद भी यहां प्लस आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को फिर याद आएगा कि यार मेरे पर तो फिर प्लस आ गया, तो मैं इलेक्ट्रॉन छीनता हूं। अगर कार्बन से छीनेगा तो दिया क्यों, इधर से छीनेगा तो ये भी तो कार्बन है, अब बचा हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो यहां से वापस निकल जाएगा H प्लस। ये H प्लस केवल कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक। H प्लस ने स्टार्ट किया खेल, ईथर बनाया और H प्लस वापस बन गया। देखो ये जैसे ही H प्लस निकलेगा, ये जैसे ही H प्लस निकलेगा, देखो ये जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ये बन गया सॉरी ये बन गया CH3 CH2 O CH2 CH3, ईथर बन गया। जल का अणु निकल गया, देखो यहां निकल गया निर्जलीकरण, और H प्लस वापिस अम्लीय माध्यम में बिक्रिया होती। तो ध्यान बस इतना रखना, कंफ्यूजन क्या हो जाता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको।
अगर एल्कोहल का निर्जलीकरण 443 केल्विन पे कर रहे हो तो एल्कीन बनेगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि टेम्परेचर देखिए आगे की छोड़ देगा अगला और कहेगा प्रोडक्ट बताओ, तो तुम यार रट के जाओगे तो भूल जाओगे। ध्यान रखना, एल्कोहल को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो एल्कीन बनेगी, होगा तो निर्जलीकरण यहां भी और यहां भी, पर एल्कीन बनेगी। अगर 413 केल्विन तापमान दिया तो ईथर बनेगा, ये याद रखना। ठीक है जी। एल्कोहलों का निर्जलीकरण कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करने पर 443 केल्विन ताप पर एल्कीन का निर्माण होता है, परंतु 413 केल्विन ताप पर ईथर का निर्माण होता है। ये याद रखना है जी। ठीक है जी, ईथर के निर्माण की मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते। ईथर निर्माण की पहली विक्रिया अपने पढ़ी है कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण करने पर ईथर बनता है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है जी, जरूर जरूर। अच्छा जी, अगला ईथर बनाने की विधि है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना, ये भी हमने लिया है। यहां हमें लेना पड़ेगा सोडियम एल्कोक्साइड। ये जैसे लिया सोडियम मेथोक्साइड, एथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, कुछ भी लो, पर सोडियम एल्कोक्साइड लेना है और एल्किल एलाइड से क्रिया करवा देनी है जी। आरक से क्रिया करवा देनी है एल्किल एलाइड से। किसकी? RO माइनस Na प्लस, इनकी करवानी है। इतना तो हमें भी पता है, ये बॉन्ड यहां से रिलीज होगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? प्लस। क्या बन जाएगा? ROR, ईथर बन जाएगा जी। और यहां क्या बन जाएगा? NaOH। चलो, विलियमसन ईथर संश्लेषण है। एग्जाम्पल देख लो, ये लिया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, इस माइनस के साथ ये प्लस, तो CH3OCH3 और NaCl, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। इसमें और ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैं बता देता हूं। देखो देखो, एक मिनट, देखो जी, सुनो, देखो कि जैसे ये अपन ने लिया सोडियम एल्कोक्साइड और ये CH3Br लिया, तो बॉन्ड प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस के साथ प्लस, तो ये बन गया। ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हेलाइडों आरक्स से करने पर ईथर बनता है। इसे आरक्स की विक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है जी? ये बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा, CH3 आएगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के हैं। हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो स्ट्रॉन्ग कम होगा तो जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा, जल्दी प्लस माइनस बनेगा, इसका मतलब जल्दी से उधर बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये थोड़ा क्रम याद रखना है ना भाई। इनमें देखो ऐसे ये बॉन्ड ले तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है। विलियमसन ईथर संश्लेषण तृतीयक ईथर का निर्माण करना है, जिसमें एक एल्किल समूह 3 डिग्री हो, उसका निर्माण करना है जी। देखो, जैसे हमने लिया सोडियम के साथ ये एल्कोक्साइड ले लिया, तृतीयक, ये अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, Na प्लस OP माइनस, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, माइनस और प्लस, ये बन गया NaCl, और ये CH3 यहां जुड़ जाएगा, ये लो यहां, तो ये बन गया देखो R
3 डिग्री आर, एल्किल समूह 3 डिग्री है, O और R, ये बन गया 2 मेथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है जी, देखो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथोक्सी, 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो 2 मेथोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन नाम हो जाए। ठीक है, देखो तृतीयक हैलाइड से तृतीयक ईथर का निर्माण नहीं होता है, क्यों? देखो अपन ने ये जो यहां पर तृतीयक एल्कोक्साइड लिया, ये सोडियम एल्कोक्साइड है ना, वो 3 डिग्री लिया, और एल्किल हैलाइड तो अपन ने 1 डिग्री लिया, CH3Cl। ये कह रहे हैं कि अगर आप तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हो तो फिर ईथर नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा, समझते हैं। देखो अगर हमने तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया और यहां स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर जाएगा कौन? ये जो NaOCH3 है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्षार की तरह काम कर जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग बेस हो तो देखो ये बड़ा नाभिक्स नहीं है, बड़ा नाभिक्स है, माइनस चार्ज तो नहीं है, पर लोन पेयर है। लोन पेयर है वो प्लस की तरफ मुंह फाड़ते हैं। प्लस कौन? नाभिक। न्यूक्लियस में तो होते हैं प्लस प्रोटॉन, तो वो नाभिक्स नहीं होते हैं। तो ये नाभिक्स नहीं है, ये इस कार्बन पे उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पे मैं जाके अटैक कर दूंगा यहाँ पर। इसके चारों तरफ बड़े समूह जुड़े हुए हैं। इधर तो खुद देखो एक दूसरा नाभिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो इधर से तो सामने से अटैक करने नहीं देगा। ये बैक अटैक, जैसे अपन ने SN1 SN2 पढ़ा था ना, वो वाला ये बैक अटैक करेगा। तो यहाँ देखो फिर से 3 बड़े समूह, तो ये नहीं पहुंच पाएगा। जब ये नहीं पहुंच पाएगा तो इतनी दूर आ ही गए हैं और हमें कार्बन नहीं मिला, तो कुछ करके जाते हैं यहाँ पर। तो देखो करेगा क्या, ये करेगा NaCl यहां से, NaCl, और ये कह रहा है यहां से बन क्या जाएगा जी? यहां से एक तो बन जाएगा सर एल्कोहल CH3OH। ये क्या करेगा, यहां से एक H भगा लेगा, एक H। तो ये जब H जाएगा तो O के साथ जुड़ जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा CH3OH। ये लो, और पीछे क्या हुआ, यहां से तो CH2 बना, तो कार्बन की एक्सेलरेशन कम हो गई, इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन की कम हो गई, तो डबल। देखो मैं समझाता हूं, CH3, ये CH3 और ये Cl, और इससे क्रिया करने आए हैं सर NaOCH3, ये क्रिया करने आए हैं। ये लो, ये सोडियम मेथोक्साइड है, वो क्रिया करने आए। बोला इस अभिक्रिया से हमें दिख तो इसे क्या रहा है कि सर ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, देखो ये टूटेगा, ये डायरेक्ट यहां जुड़ जाएगा, ईथर बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। तृतीयक ईथर बनाने के लिए तृतीयक एल्किल हैलाइड नहीं, तृतीयक एल्कोक्साइड चाहिए। देखो यहां बन गया था, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लेना पड़ा। अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया, ये रहा, और ये प्राथमिक लिया, तो ये विक्रिया नहीं होगी, मगर हमें ये प्रोडक्ट ईथर प्राप्त नहीं होगा सर। देखो मैं समझाता हूं, ये NaCl निकल लिया, ठीक है। अब इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन पे क्या है जी? कार्बन पे क्या है? प्लस। क्लोरीन पे क्या है? माइनस। यहां माइनस है ही, ये माइनस यहां अटैक करना चाहेगा, अगर 3 बड़े समूह है और ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के तौर पे। अब स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, तो देखो होगा क्या, ये यहां से H+ निकालेगा, इन तीनों में से एक से H+ निकाल लेगा। जैसे मैं समझाता हूं, मान लेते हैं ये, इसको मैं से लिख देता हूं, CH3 को मैं से लिख देता हूं। अब ये जो समूह है, ये बेस है, तो H+ ले लेगा भाई, बेस एसिड चाहिए बेस को, तो H+ इसमें से निकाल लेगा। जैसे ही H+ आएगा तो ये बन जाएगा CH3OH, एल्कोहल बन गया, प्लस। अब क्या बचा इधर? CH2 की एक संरचना कम है, देखो कार्बन की 1 2 और 3 ही पूरी हो रही है, इस कार्बन की भी देखो 1 2 3 पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, CH3 एल्कीन बन जाएगा सर, एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। तो हम चाह रहे थे इधर, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सर, है ना, याद रखना। विलियमसन ईथर संश्लेषण में तृतीयक एल्किल हैलाइड से ईथर नहीं बनते, एल्कीन बनती है, ध्यान रखना है सर। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर जाएगा, इसलिए, है ना, ध्यान रखना है सर। तृतीयक हैलाइड से तृतीयक ईथर नहीं बनता है, क्योंकि सोडियम एल्कोक्साइड प्रबल क्षार होता है।
जो तृतीयक हैलाइड से प्रोटॉन ग्रहण कर ले, H+ निकाल लेता है और एल्कीन का निर्माण कर लेता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि द्वारा एरोमेटिक ईथर का निर्माण किस प्रकार से होता है? एरिल हैलाइड से एरोमेटिक ईथर का निर्माण नहीं होता है, क्यों? देखो, हमें लेना है सोडियम फिनोक्साइड, हाँ सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे Na+O-, Cl- CH3+, यहां से बन जाएगा NaCl और ये CH3, ये बन जाएगा। इसको क्या नाम दिया था? नामकरण में पढ़ा था अपने, एनिसोल। एनिसोल है इसका सामान्य नाम, क्या है जी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एनिसोल का निर्माण कैसे होगा? ध्यान रखना है एनिसोल कि यदि सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करे तो एनिसोल का निर्माण हो जाता है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण एरोमेटिक ईथर का निर्माण कर दिया। बोला एरिल हैलाइड से एरोमेटिक ईथर क्यों नहीं बनता? एरिल हैलाइड का मतलब है, देखो ये तो एलिफेटिक हैलाइड है, RCl है, ये तो आरक्स है। ये कह रहा है ARX से क्यों नहीं बनता? ARX से क्यों नहीं बनता? तो देखो समझते हैं। देखो, अगर हमने एरोमेटिक हैलाइड लिया और ये लिया NaOCH3, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों सर? देखो, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि से एरोमेटिक ईथर सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करने पर बनता है, तो एरिल हैलाइड एरोमेटिक ईथर का निर्माण नहीं करता, क्योंकि अनुनाद से ज्ञात होता है कि इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसको तोड़ना कठिन होता है। अगर ये ऐसा है तो क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 3 तो लोन पेयर, 1 यहाँ। अब जैसे अगर आपने ये लिया क्लोरोबेंजीन लिया, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ टूट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ माइनस, ये रेजोनेंस स्टार्ट हो गया सर। और रेजोनेंस के कारण इस क्लोरीन की जो नेचर है वो ये इस बॉन्ड की नेचर डबल बॉन्ड की तरह होती है, तो ये बॉन्ड टूटना आसान नहीं है। जब ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो कहां से Cl- बनेगा? Cl- ही नहीं बनेगा तो Na+ से कहां से जुड़ेगा? तो ये विक्रिया ही नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज है जी, इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो, ये वह ईथर निर्माण की विधियां इतनी है, इंपॉर्टेंट है, पर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान रखना जी। अब अपन पढ़ लेते हैं जी, अब अपन पढ़ लेते हैं जी, पढ़ लेते हैं जी भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते आ रहे हैं यार, बार बार क्या बताएं, बताओ। देखो, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के तो होता है समानुपाती, अणुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और शाखाओं के है व्युत्क्रमानुपाती, ब्रांचेज बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बहुत बार बता चुका, पीछे की वीडियोज में पढ़ चुके। देखो यहाँ ये इथर रहा, ये इथर, ये भी इथर, और शाखाएं तो इसमें एक में ही नहीं है, तो ये तो नहीं लगेगा, ये लगेगा यहाँ पर रूल। अब मोलिकुलर मास बढ़ेगा, देखो सब में एक एक ऑक्सीजन है, ठीक है, पर कार्बन बढ़ रहे हैं, यहाँ केवल 2 कार्बन, यहाँ और 3 कार्बन। कार्बन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बढ़ेंगे, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है जी। विलेयता, सोल्युबिलिटी, घुलता, मतलब विलेयता ध्रुवीय प्रकृति के समानुपाती होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड के भी समानुपाती होती है। यानी अगर किसी पदार्थ को अपन विलायक में डाले और हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो विलेयता बढ़ती है, विलेयता ज्यादा होती है, घुल जाता है वो। निम्न यौगिकों को विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखिए सर। देखो सर, यहां समझते हैं थोड़ा। जैसे ये इथर है, ये है और ये है, तो बढ़ते क्रम में कहा तो देखना, यहां ध्रुवीय प्रकृति से संबंधित है ना, तो देखो यहां प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, यहां भी प्लस आई प्रभाव, यहां भी प्लस आई प्रभाव। और एक चीज में बताओ, इससे में कैसे याद रखोगे, ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, जो एल्किल समूह होता है ना, वो जलविरागी होता है सर, जलविरागी।
जल में नहीं घुलता, विलेयता नहीं होती या बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन सिरा बढ़ेगा विलेयता घटेगी। सारे ही ईथर है सर, शाखाएं भी किसी में नहीं है। अब अलग क्या है बोला, कार्बन की संख्या। तो देखो हाइड्रोकार्बन सिरा बढ़ेगा तो कैसा होता है, जल विरागी, तो विलेयता घटेगी। तो यहां देखो हाइड्रोकार्बन 3 और 2 5 है, यहां देखो 2 और 2 4 ही है, यहां 2 और 1 3 है, और यहां 1 1 2 है। तो हाइड्रोकार्बन सिरा बढ़ रहा है, विलेयता घट रही है। सबसे कम विलेय ये होगा जल में, सबसे ज्यादा ये होगा, ये कारण है। ठीक है जी। अब है सर ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, ये भी वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि रासायनिक गुण खत्म तो होने से रहे, इनका अपन अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों से लाइक शेयर कमेंट नहीं मिल रहे यार। बिना लाइक शेयर कमेंट के वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, पर एक मोटा फर्क, इकोनॉमिक फर्क तो पड़ेगा। चलो वो तो मैं इसमें कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, सेवा समाज सेवा सब सेवा है, सेकेंडरी पार्ट बन रहा है सेवा। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। आपका तो अच्छा हो ही रहा है, आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है अच्छा। पर आपके इस फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे में ये चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमारा भी अच्छा होगा आगे, जब बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा। तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी अच्छा वीडियो लगे तो पहुंचाइएगा, कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। फिर मिलेंगे।